बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। मंगल और बुध की दरमियानी शब 21 और 22 अप्रैल की दरमियानी रात है और अब वक्त और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है क्योंकि ईरान और अमेरिका के दरमियान सीज फायर एक्सपायर होने वाला है। चंद घंटे बाकी हैं और एक बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हुई है। पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अताउल्ला तारड़, उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया। उस कंफ्यूजन के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन प्राइमरीली अब लगता यह है कि ईरान ने एक मुश्किल और ख़तरनाक रास्ते का इंतखाब कर लिया है। बहुत सारे लोगों की तवक्को थी कि ईरान, और ख़ासतौर पर पाकिस्तान में तबसरे किए जा रहे थे कि ईरान गिड़गिड़ा रहा है, ईरान के दाने ख़त्म हो गए हैं, ईरान सीज़ फायर की भीख मांगेगा, ईरान जो है वो झुक जाएगा और ईरान अमेरिका की टर्म्स पर सरेंडर करने के लिए राज़ी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मामला बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। लेकिन ईरान अब जिस रास्ते का इंतखाब करता हुआ नज़र आ रहा है, ये एक मुश्किल और ख़तरनाक रास्ता है जिसमें आने वाले दिन बहुत ही कठिन हो सकते हैं। सिर्फ ईरान के लिए नहीं, अमेरिका और उसके इत्तहादियों के लिए भी, और फिर इस रीजन में वो ममालिक जो बराह रास्त इस जंग का हिस्सा नहीं है, आग उनके घर तक भी पहुंचेगी। जो सूरत हाल है उसके ऊपर बात करेंगे और डोनाल्ड ट्रंप को गुस्सा दिखाने, तड़ियां लगाने, धमकियां देने और जो मुक्के लहराए जा रहे थे वाशिंगटन डीसी से, उसका जवाब मिल गया है। और जैसे जैसे एक्सपायरी इस सीज फायर की करीब आ रही है, इस वक्त पूरी दुनिया में एक टेंशन है और एक इज़्तराब है। सारी नज़रें इस वक्त इस्लामाबाद पर लगी हुई हैं और हैरान कुन तौर पर बहुत से दावे किए जाते रहे कि अब से थोड़ी देर के बाद लैंड कर जाएंगी अमेरिका और ईरान की मुज़ाकराती टीमें इस्लामाबाद में। ऐसा अभी तक नहीं हुआ। जब हम बात कर रहे हैं, ताहाल जो ईरानियन डेलीगेशन है वो इस्लामाबाद नहीं पहुंचा और ईरान की तरफ से सरकारी तौर पर, बाज़ाब्ता तौर पर यह कहा गया है कि जो एडवांस टीम्स आने का कहा जा रहा था वो खबर भी दुरुस्त नहीं है। इस वक्त पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट सर तोड़ कोशिशें कर रही है और भरपूर कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से ये मुज़ाकरात हो भी और कामयाब भी हो जाएं, लेकिन फिल वक्त ऐसी सूरत निकलती हुई नज़र नहीं आ रही और इस वक्त दुनिया की सांसें अटकी हुई हैं। अताउल्ला तारड़ की ट्वीट से किस किस्म की एम्बिग्विटी पैदा हुई वो मैं आपको बता देता हूं। तारड़ साहब पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं और पाकिस्तान जो है वो इन मुज़ाकरात में सालिस का किरदार अदा कर रहा है। तो जो पाकिस्तान की तरफ से इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की पाकिस्तानी हुकूमत के चेहरे की गुफ्तगू है, उसको इस वक्त पूरी दुनिया में बहुत सीरियस लिया जा रहा है। लेकिन समहाउ मेरा ख्याल है कि अताउल्ला तारड़ जो हैं वो तारीखें मिक्सअप कर गए और इस बयान की हो सकता है कि कुछ देर के बाद क्लैरिफिकेशन भी आ जाए। अगरचे ये बयान अब पूरी दुनिया में जो है वो शाया हो चुका है। तमाम इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम चैनल्स सब इसको रिपोर्ट कर रहे हैं कि शायद अब से चंद घंटे के बाद, यानी आज सुबह जो है वो 22 अप्रैल की सुबह 4:50 पर ईरान और अमेरिका के दरमियान सीज फायर एक्सपायर हो जाएगा। अगरचे मेरी अंडरस्टैंडिंग और दुनिया भर की अंडरस्टैंडिंग इससे मुख्तलिफ है, वो मैं आपको बताता हूं किस तरीके से। अब अता तारड़ ने जो है वो जो गुफ्तगू की वो शाम 7:30 बजे तक की उन्होंने अपडेट दी। उन्होंने कहा कि सिचुएशन एज इट स्टैंड्स एट 19:30 PST। PST इज पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। अब ये जाहिर है कि जो EST है, ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम, वो क्या है और PST से ये कन्फ्यूजन कैसे क्रिएट हुई। अता तारड़ जो है वो शाम 7:30 बजे पाकिस्तान स्टैंडर्ड यानी कि पाकिस्तान के मायारी वक्त के मुताबिक, जब 21 अप्रैल की शाम, मंगल की शाम 7:30 हुए थे, तो उस वक्त अता तारड़ साहब ने कहा कि इस वक्त के मुताबिक जो फॉर्मल रिस्पांस है ईरानियन साइड से, क्योंकि अभी जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं कुछ पॉलिसी मीटिंग्स के नाम पर एक शेड्यूल जारी किया गया है डोनाल्ड ट्रंप का और पॉलिसी मीटिंग्स चल रही हैं वाइट हाउस में और वहां पर जेडी वैंस की मौजूदगी की इतलात को रिपोर्ट कर रहा है अमेरिकन मीडिया। जेडी वैंस के हवाले से बार बार पहले आगाज में कन्फ्यूजन क्रिएट हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि शायद वो नहीं जा रहे, कोई सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, सिर्फ स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर जो है वो पाकिस्तान जाएंगे। और फिर ये इतला आई कि नहीं, जेडी वैंस जो है वो इन मुज़ाकरात को, अमरीकी वफ्द को लीड करेंगे, वो पाकिस्तान आएंगे। उनके आने के लिए ताम झाम लाओ लश्कर, उनका इक्विपमेंट वो पाकिस्तान पहुंच गया।
C-17 ग्लोब मास्टर, उसकी लैंडिंग जो है वो हुई नूर खान एयर बेस पर। एक के बाद एक फ्लाइट्स जो है वो इक्विपमेंट लेकर आई और फिर जेडी वैंस के बारे में ये कहा गया कि वो पीर की शाम पाकिस्तान पहुंचेंगे। पीर भी गुजर गया, मंगल भी गुजर गया और बुध का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक अभी हुआ चाहता है। और इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, जेडी वैंस वाशिंगटन डीसी में मौजूद होने की इतलात कंफर्म रिपोर्ट्स अमेरिकन मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। तो जो अता तारड़ साहब हैं उन्होंने कहा कि हमें इस वक्त एक बाज़ाब्ता जवाब का इंतज़ार है ईरानी साइड से कि वो कंफर्म करें कि उनका डेलीगेशन इस्लामाबाद पीस टॉक्स के लिए आ रहा है या नहीं। उनका जवाब, उसका अभी तक इंतज़ार किया जा रहा है। इससे पहले पाकिस्तान बड़ा टाइट लिप्ड था ईरान के हवाले से या मुज़ाकरात के हवाले से फॉर्मल बयानात जारी नहीं किए जा रहे थे, सिर्फ उम्मीदों का इजहार किया जा रहा था। ये पहला मौका है जिसमें हमने देखा कि पाकिस्तान की हुकूमत ने एक मौक़िफ़ लिया है कि ईरान जो है उसकी तरफ से जवाब का इंतज़ार है, जिसका मतलब ये है कि ईरान ने अभी तक इन मुज़ाकरात में शिरकत की हामी नहीं भरी। ईरान जो है वो एक ख़तरनाक और मुश्किल रास्ते का इंतखाब करता हुआ नज़र आ रहा है। उस रास्ते के ऊपर हम आगे चलकर बात करते हैं। आगे अता तारड़ कहते हैं कि पाकिस्तान एक सालिस के तौर पर इस वक्त ईरानियों के साथ और अमरीकियों के साथ मुसलसल राब्ते में है और सफारतकारी का रास्ता, मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया जा रहा है। और फिर नंबर 3 पे जो उन्होंने लिखा उसमें शायद गलती मौजूद है। उन्होंने कहा सीज फायर एंड्स एट 4:50 AM PST, यानी कि 4:50 22 अप्रैल की सुबह, जब पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक, यानी कि अब से सिर्फ चंद घंटे के बाद जब टाइम होगा, सीज फायर जो है वो खत्म हो जाएगा। डिसीजन फ्रॉम ईरान टू अटेंड दी टॉक्स बिफोर द एंड ऑफ 2 वीक्स सीज फायर इज क्रिटिकल, कि बहुत क्रिटिकल है, बहुत क्रूशल है, बहुत अहम है कि ईरान की जानिब से इन मुज़ाकरात में शिरकत की हामी भरी जाए, ताकि पाकिस्तान, गालिबन वो ये कहना चाहते हैं कि फिर पाकिस्तान अमरीकी जानिब और अमरीका की तरफ जो है वो ये जोर लगाए कि सीज फायर को इन मुज़ाकरात के नतीजा निकलने तक एक्सटेंड कर दिया जाए। लेकिन अभी तक ईरान की तरफ से इस पर जवाब नहीं आया। पाकिस्तान हैज़ मेड सिंसियर एफर्ट्स टू कन्विंस द ईरानियन लीडरशिप टू पार्टिसिपेट इन द सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स एंड दीज एफर्ट्स कंटिन्यू। कि पाकिस्तान ने बड़ी पुरखलूस कोशिश की है कि हम जो है कि ईरानी जो डेलीगेशन है उसको राज़ी कर लें पाकिस्तान आने के लिए, लेकिन अभी तक ईरान की तरफ से फॉर्मल जवाब नहीं दिया गया। अब जो अता तारड़ साहब ने कहा है कि 4:50 22 अप्रैल की सुबह सीज फायर एक्सपायर हो जाएगा, इसकी अंडरस्टैंडिंग ये नहीं है कि, क्योंकि जब अमेरिका में बैठा हुआ अमेरिकी सदर ये बात करता है कि बुध की शाम को सीज फायर एक्सपायर हो जाएगा, तो पाकिस्तान जो है वो वक्त में अमेरिका से आगे है। तो उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान जो है उसमें जब बुध की शाम होगी अमेरिका में, तो यहाँ पर जुमेरात की सुबह होगी। तो गालिबन हो सकता है कि अता तारड़ साहब जो हैं वो ये कह रहे हों कि 23 अप्रैल को, लेकिन उन्होंने लिखा 22 अप्रैल है और उसको पूरी दुनिया में रिपोर्ट भी किया जा रहा है कि 22 अप्रैल की सुबह जो है वो सीज फायर एक्सपायर होने की बात कर रहा है पाकिस्तान। जबकि मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये 23 अप्रैल की सुबह जो है वो सीज फायर एक्सपायर होगा और एंड ऑफ डे डेडलाइन है जो दी गई है। एंड ऑफ डे का मतलब यह है कि जब बुध की शाम अमेरिका में दफातर के बंद होने का वक्त होगा, उस वक्त ये सीज फायर एक्सपायर हो जाएगा, अनटिल एंड अनलेस कोई डिफरेंट पोजीशन ली जाती है। तो ये कंफ्यूजन है। आई होप के द कंफ्यूजन इज क्लियर, और हो सकता है कि अब से थोड़ी देर के बाद अता तारड़ इसकी क्लैरिफिकेशन भी जारी कर दें। अब आ जाते हैं उस मामले की तरफ जिसको डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां हैं, तड़ियां हैं, धौंस है, दबाव में लाने की कोशिश है, और फिर आखिर में एक बड़ा ही अजीबोगरीब और ऐसा रिस्पांस ईरान की तरफ से आता है कि जिसका मतलब ये है कि ईरान के जो फैसला साज हैं वो इस सारे मामले को किसी और तरीके से ही डील करने का अज़म कर चुके हैं। और उसमें ख़ास तौर पर अब हम देख रहे हैं कि जो रीजनल एक्टर्स हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, और जो अमेरिका की तरफ से तूस्का वो वेसल जिस पर कब्जा किया गया, जिस पर लगभग 12 के करीब
ईरानी जो क्रू है उनकी फैमिलीज मौजूद हैं, उनके बच्चे मौजूद हैं, और अमेरिका की तरफ से, सेंटकॉम की तरफ से ये दावा किया जा रहा है और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि इसके ऊपर डुअल यूज का मटेरियल मौजूद था। और उन्होंने कहा कि मैं ये तवक्को नहीं करता था चीन से कि वो ऐसा मवाद जिसका दोहरा इस्तेमाल हो सकता है, यानी कि वो कहना ये चाहते हैं कि ऐसा साजो सामान समंदर के रास्ते ईरान को चीन की तरफ से भिजवाया गया है जो जंग में इस्तेमाल होगा। वो रॉकेट फ्यूल हो सकता है, वो जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनका लिक्विड फ्यूल हो सकता है, वो ऐसे आलात हो सकते हैं कि जिनके ज़रिए ईरान ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं उनमें इस्तेमाल कर सके या अपने दिफा के लिए उनको इस्तेमाल कर सके। अब ये एक बड़ा संगीन इल्ज़ाम है जिसके ऊपर चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक नहीं मुतअद्दिद मरतबा रिएक्ट किया है। चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री ने इसके ऊपर ट्वीट्स की हैं और उसकी अब तफसीलात पूरी दुनिया में रिपोर्ट हो रही हैं। लेकिन हमारे सामने अब जो धमकियां मौजूद हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरव्यूज़ दिए हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने बीपर्स दिए हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरनेशनल मीडिया से बात की है, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकन मीडिया से बात की है, और हर टॉक में वो एक डिफरेंट मौक़िफ़ लेते हुए नज़र आ रहे हैं। कभी वो ईरान के ऊपर हमले की बात करते हैं, कभी वो डील की बात करते हैं, कभी वो ईरान की तारीफ़ करते हैं, कभी वो ईरान से खाइफ नज़र आते हैं। लेकिन एक बात उन्होंने बड़ी हैरानकुन कही, उन्होंने कहा कि ये जो सीज़ फायर का वक्फा था, ये जो तवक्कुफ़ था, ये जो ब्रीदिंग स्पेस मिली थी, इसमें हमने रीग्रुप किया है, इसमें हमने रीस्टॉक किया है अपने डिफेंस इक्विपमेंट को, हमने साजो सामान, हथियार, पटाखे जमा कर लिए हैं और ईरान के ऊपर ये फोड़े जाएंगे, बम बरसाए जाएंगे। लेकिन साथ में उन्होंने हैरानकुन तौर पर यह भी कंफर्म किया कि इस दौरान ईरान ने भी रीस्टॉक किया है। तो बहुत सारे लोग जो यहाँ पर ये अंदाजे लगा रहे हैं कि शायद ईरान के पास फायर पावर ख़त्म हो चुकी है, तो अमेरिकन असेसमेंट ये नहीं है। पीट हेगसेथ जो है वो ये बात कह रहे हैं कि सैटेलाइट्स के ज़रिए हम ये देख रहे हैं कि ईरान बहुत सारे अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज़ से एक्सकवेशन करके अपने बैलिस्टिक मिसाइल के स्टॉक को रिप्लेनिश यानी कि दोबारा से भर रहा है। अपने ड्रोन्स जो हैं वो उसके स्टॉक को रीस्टॉक किया जा रहा है, दोबारा चीज़ें मैदान जंग को तरतीब दिया जा रहा है, नई सफ बंदी हो रही है। जो कैरोलिन लेविट हैं तर्जुमान वाइट हाउस, उनकी पहले मैं आपको गुफ्तगू सुना देता हूँ, फिर मैं क्विकली आपको कुछ ऐसी धमकियाँ सुनवाऊँगा कि जिसके बाद ईरान का ये जवाब आना ये मुश्किल और ख़तरनाक रास्ता ज़रूर है, लेकिन ये डिग्निटी से भरपूर, ये अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से भरपूर और पुरवकार रास्ता है जिसका इंतखाब ईरान कर रही है। पहले सुने जरा कैरोलिन लेविट क्या कह रही है। Ultimately, he is the final decision maker, and he makes decisions in the best interest of the United States of America. And he doesn't care about the political consequence. He doesn't care about what he knows the fake news media will write. He does what he truly feels is in the best interest of our country. And when it comes to Iran, of course, that is ensuring that they can never obtain a nuclear bomb, which they were very close to doing. And President Trump and his negotiating team found that the Iranian regime was pushing us around, stringing us along. They were looking forward to enriching more uranium to build these deadly weapons, and they were getting ready to attack our bases, our troops, and our allies in the region. And President Trump said, "Not on my watch." And that's why he ultimately made the decision to launch this successful operation several weeks ago, and why he continues every day to remain focused on the long game to ensure. यानी आप इस वक्त फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, इस्तराब उसको फील कर सकते हैं अमेरिकन जो तर्जुमान हैं, जो स्पोक्स पर्सन्स हैं। और सो मच सो सिर्फ यहाँ नहीं मामला, आप पीट हेगसेथ की बात सुने, आप मार्को रूबियो को सुने, आप इस वक्त जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू सुने, आपको अंदाज़ा होता है कि ये किसी फातेह की गुफ्तगू नहीं है। फातेह को ये बताना नहीं पड़ता मैं जीत गया हूँ, जो जीता होता है उसकी जीत सबको नज़र आती है। यहाँ पर इस वक्त सिचुएशन जो है वो ईरान की क्लियर कट विक्ट्री भी नहीं है, और अमेरिका जो है उसके सामने एक बहुत बड़ी दलदल मौजूद है। ईरान के हवाले से जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इनको अचीव नहीं किया जा सकता जब तक आप बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं लाते। और बूट्स ऑन ग्राउंड का मतलब है एक लॉन्ग, एक प्रोटेक्टेड, एक ऐसी जंग जो जिसका विद नो एंड इन साइट, और उसमें ब्लड शेड का, आपके फौजियों के मारे जाने का एक बहुत बड़ा खदशा और ख़तरा मौजूद है। और डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त जिस पोजीशन में है,
مجھے نہیں لگتا کہ وہ ایسا کوئی ڈیسیجن لے سکتا ہے. البتہ ایک بہت ہی بھرپور خطرناک قسم کی ایریل کیمپین ہو سکتی ہے اور اس کا اظہار ڈونلڈ ٹرمپ کی گفتگو میں اب باقاعدہ نظر آنا شروع ہو گیا. 2 سے 3 چیزیں جو ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ڈونلڈ ٹرمپ نے جو کہیں. ڈونلڈ ٹرمپ سے یہ سوال ہوا کہ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ڈیل نہیں ہوتی آج یا کل میں، ان سے چند گھنٹے پہلے یہ سوال کیا گیا تھا، تو آپ ایران پر بمباری شروع کر دیں گے؟ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ویل آئی ایکسپیکٹ ٹو بی بامبنگ، کہ میں یہ توقع کر رہا ہوں کہ میں یہی فیصلہ لوں گا کہ میں ایران پر بمباری جو ہے وہ شروع کر دوں گا. ڈونلڈ ٹرمپ سے سوال ہوتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ خود کہتے ہیں ایران کے حوالے سے کہ وی آر گوئنگ ٹو اینڈ اپ ود اے گریٹ ڈیل، کہ ایک بہت بڑی بہترین قسم کی ڈیل ایران کے ساتھ ہونے والی ہے. آئی تھنک دے ہیو نو چوائس، ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، ان کو یہ ڈیل کرنی پڑے گی. اٹ از ریجیم چینج نو میٹر واٹ یو وانٹ ٹو کال اٹ، which is not something I said was going to do. I was going to do, but I have done it indirectly maybe, but I have done it. دعویٰ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ کر رہا ہے کہ ہم نے ایران میں رجیم چینج کر دی ہے. پھر جو سوال ہوتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے، یہ ذرا سن لیں انہوں نے کیا جواب دیا. I don't think the regime cares about the people of Iran. And if you did that, I'm sure it's the last thing you'd probably want to do, but it would hurt at least some of the people that we care about and why we embarked on this in the first place. So that would be, I'm sure, a last resort for you. It's not my choice, but it will also hurt them. It'll hurt them militarily. They use the bridges for their weapons, for their missile movements. You know, they're trying to move the missiles because we've obliterated most of their missiles, and they're trying to move their missiles around, even during the ceasefire, which I think was a good thing because we're totally loaded up. We have so much ammo. We have so much of everything that we've, like, much more powerful than it was 4 or 5 weeks ago. So we've used this to restock, and they probably have done a little bit of restocking. We caught a... یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ یہ وقت گزر جائے گا، اور اس وقت گزرنے کے بعد جب اس وقت کے اوپر تبصرہ ہوگا تو دنیا لکھے گی، دنیا کی تاریخ میں لکھا جائے گا کہ دنیا کا سب سے طاقتور ترین سمجھے جانے والا شخص جو بیضوی دفتر میں بیٹھتا ہے، اوول آفس میں، واشنگٹن ڈی سی میں، وائٹ ہاؤس میں، امریکہ کے صدر کو دنیا کا طاقتور ترین صدر کہا جاتا ہے، کہ ایک ایسا مخبوط الحواس شخص اس عہدے کے اوپر اس دفتر میں موجود تھا کہ جو ایک سانس میں کئی جھوٹ بہت ہی خود اعتمادی کے ساتھ بولنے میں مہارت رکھتا تھا. ڈونلڈ ٹرمپ ایک طرف کہتا ہے کہ ایران کا جتنا بھی بیلسٹک میزائلز، ڈرونز، ان کے ایکوپمنٹ ہے that has been obliterated, annihilated، یعنی کہ نیست و نابود، تباہ و برباد ہو چکا ہے. اور دوسری طرف وہ یہ جسٹیفیکیشن دیتا ہے کہ میں ایران کے رابطہ پل اس وجہ سے اڑاؤں گا کیونکہ وہاں سے وہ جو obliterated یعنی کہ تباہ شدہ ان کے میزائلز ہیں جو اس کے مطابق تباہ ہو چکے ہیں، لیکن ان کو کیونکہ ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے ان بریجز کا استعمال کیا جاتا ہے، لہٰذا اس وجہ سے میں ان کو تباہ کروں گا. حالانکہ سب کو معلوم ہے کہ ایران کا جو سٹاک پائل ہے، جو اس کی میزائل سٹیز ہیں، وہ زاگروس ماؤنٹین رینج میں موجود ہیں. جو زاگروس ماؤنٹین رینج ہے وہ کہیں سے تہران اور کرج کے درمیان پل جو ہے وہ اس کے درمیان کہیں پر نہیں آتا، اور ان کے درمیان بیلسٹک میزائل جو ہیں وہ عام سڑکوں سے ان مقامات سے اس طریقے سے موو نہیں ہوتے. بہرحال ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ایک کے بعد ایک گفتگو کر رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ اسٹریٹ آف ہارمز کے بارے میں بات کر رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایک شپ پکڑا ہے جہاں پر جس پہ سے ہم نے ایسا سامان جو ہے وہ اٹھا لیا، اور یہ ساری گفتگو جو ہے وہ اب ریپیٹڈلی ہونے لگے. لیکن اب بات کرتے ہیں جو ایران کا رسپانس ہے، اور ایران کا رسپانس ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایران نے ایک مشکل لیکن خطرناک، انتہائی پرخار راستے کا انتخاب کر لیا ہے. اور یہ وہ ملک ہے جس کے اوپر 47 سال سے پابندیاں تھیں اور 40 دن اس کے اوپر بمباری کی گئی. اور جتنے بھی وار ایکسپرٹس ہیں، جو اعداد و شمار ہمارے سامنے آئے ہیں، 2003 مارچ کی 20-21 تاریخ کو آپریشن عراقی فریڈم جب لانچ ہوا، عراق جس کے اوپر بڑے تمطراق کے ساتھ، بھرپور تیاری کے ساتھ جارج بش کے زمانے میں پوری ایک کوئلیشن لے کر پوری دنیا کو ساتھ ملا کر، پورے ویسٹ کو ساتھ ملا کر بمباری کی گئی تھی. تو جتنی بمباری عراق کے اوپر کی گئی اس سے 2 گنا بمباری ایران کے اوپر کی گئی. ایران میں اس کے 31 صوبوں میں کون سا ایسا مقام ہے جس کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا؟ 14,000 سے زائد بم برسائے گئے. ان کے سکولز، ان کی یونیورسٹیز، ان کے کالجز، ان کے
पावर प्लांट्स, उनके डिसैलिनेशन प्लांट्स, उनके ब्रिजेस, उनके सकाफती मराकज़, अहम तरीन इमारतों को निशाना बनाया गया। और उसके बाद ईरान जो है उसका रिस्पॉन्स बड़ा ही अजीब व गरीब है। और जब आप ईरान, जिन लोगों ने ट्रैवल किया है वो ये बता सकते हैं कि ईरान एक बहुत ही मुख्तलिफ मुल्क है, और वहाँ का जो एक जो मुल्की हमीयत या गैरत है उसके हवाले से जो उनके लोग हैं, उनके रेजिलियंस, ख़ुद की अपनी सिविलाइजेशन के ऊपर, अपनी तहज़ीब के ऊपर फ़ख्र करना, ये एक बहुत ही मुख्तलिफ चीज़ है जो बहुत कम ममालिक में और बहुत कम रियासतों में जो है वो मुशाहिदे के लिए मिलती है। और ईरानियों ने जो जवाब देना शुरू किया, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हौसीज़ हैं उनका बयान अब से थोड़ी देर पहले सामने आया है। एंड हौसीज़ जो हैं वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने वार्निंग जारी कर दी है, मोर फाइटिंग इज़ कमिंग, कि मज़ीद लड़ाई होने वाली है, यानी कि उन तक इंडिकेशंस ये मिल रही हैं। दे आर अ मेजर प्लेयर। अगर बाबुल मंदब पर कुछ होना है, अगर बहीरा अहमर पे कुछ होना है, हुर्मुज़ के बाद उधर से भी काम ख़राब होना है, तो फिर उसके लिए हौसीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। और उनकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि मज़ीद जो है जंग और मज़ीद लड़ाई उसका आगाज़ होने वाला है। और एक फ्रेजाइल, एक कच्चे और कमज़ोर धागे से बंधा हुआ ये सीज़ फायर अब किसी भी वक्त टूट सकता है। ईरान की तरफ से कोई डिसीजन नहीं आता। मसूद पेज़ेश्कियान के दफ्तर से और फिर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ, ईरानियन पार्लियामेंट के स्पीकर, उनके बयानात हैं जो इस बात का खुलासा करते हैं कि ईरान को जिस तरीके से मुज़ाकरात की मेज़ पर घसीट कर लाने की कोशिश की जा रही है, ईरान इसका हिस्सा नहीं बनेगा। और वेरी क्लियर टर्म्स में बाकिर कालीबाफ ने फ़ारसी ज़बान में और फिर अंग्रेज़ी ज़बान में ये बयान जारी किया, और उन्होंने कहा कि ट्रंप, by imposing a siege and violating the ceasefire, seeks to turn this negotiating table in his own imagination into a table of surrender or to justify renewed war mongering. We do not accept negotiations under the shadow of threats. And in the past 2 weeks, we have prepared to reveal new cards on the battlefield. मोहम्मद बाकिर कालीबाफ ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप हमारा घेराव करने के बाद, नाकाबंदी करने के बाद, सीज़ फायर की वायलेशन के बाद, वो ये चाहता है कि मज़ाकरात की मेज़ को अपने ख्यालात में वो ये करना ये चाहता है कि एक ऐसी मेज़ बना दे कि जहाँ पर ईरान सरेंडर करेगा या फिर अपनी वॉर मॉन्गरिंग को, रिन्यूड वॉर मॉन्गरिंग को जस्टिफाई कर सके। हम ऐसे मज़ाकरात जो धमकियों के साए में हो, हम उनको एक्सेप्ट नहीं करते। एंड आई वाज जस्ट रीडिंग, जो अल जज़ीरा है, अल जज़ीरा ने लफ्ज़ जो है वो रिजेक्ट इस्तेमाल नहीं किया, स्पर्न इस्तेमाल किया है, विच मीन्स धुतकारना, हतक के साथ रिजेक्ट करना। सिर्फ ये नहीं कि आप मुस्तरद कर दें, आप कहें कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता, माजरत खा ना हो जाएं। उन्होंने कहा कि हतक के साथ धुतकारा है ईरान ने इन मज़ाकरात को उन टर्म्स पर जो टर्म्स डोनाल्ड ट्रंप डिक्टेट कर रहा है। ईरान ये कह रहा है कि जो प्री कंडीशंस हैं वो मीट की जाएंगी, जो वेसल है उसको छोड़ा जाएगा, उस पर फैमिलीज़ की हिफाजत यकीनी बनाई जाएगी, हमारे असासे जो हैं उनको गैर मुंजमद या अनफ्रीज़ करने के हवाले से इक़दामात उठाए जाएंगे, और उन मुतालबात या उन नुकात पर बात होगी जो इनिशियली इस सीज़ फायर के लिए एग्री किए गए थे। वो अमेरिका के 15 नुकात नहीं, ईरान के 10 नुकात हैं जिनके वो एक्नॉलेज किया था डोनाल्ड ट्रंप ने खुद, और उसको एक रीजनेबल बेसिस करार दिया था कि इसके तहत मुज़ाकरात जो हैं वो हो सकते हैं। और फिर हैरान कुन तौर पर उन्होंने कहा कि बैटलफील्ड में हम नए पत्ते शो करेंगे। अब यहाँ पर वो बात होती है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम नोट कर रहे हैं, वो मैं आपको भी सुनवा भी देता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है, होप कि आई हैव दैट, कि जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने रीग्रुप किया है, रीस्टॉक किया है, हम मज़ीद हथियार ले आए हैं, और दूसरी तरफ ईरान जो है उसने भी इस वक्त को इसी काम के लिए इस्तेमाल किया है। पेज़ेश्कियान, मसूद पेज़ेश्कियान के ऑफिस से बयान आता है, टेस्टिंग द ट्राइड इज़ अ मिस्टेक, कि जिसको हमने माजी में परखा हो, जिसको हम जानते हों, जिसका माजी में हमें तजुर्बा हो, उसको दोबारा टेस्ट करना एक गलती है। जो डिप्टी कम्युनिकेशन ऑफिसर हैं ईरानियन प्रेसिडेंट के, उन्होंने कहा कि जो चॉइस है ईरानी नेशन की वो अमन है, वो अमन व आतशी है। जो एक्सपेक्टेशन इस वक्त है हमारे दुश्मन की वो ये है कि हम सरेंडर कर देंगे। फिर उन्होंने कहा, महर न्यूज़ एजेंसी ने इसको रिपोर्ट किया कि ईरान जो है उसने अपना दिफा बड़ी बहादुरी से किया है, और अमेरिका और इसराइल के ख़िलाफ़ हम अपना दिफा जारी रखेंगे। हम जारे को रिग्रेट करने पर
افسوس کرنے پر, تعصب کے اظہار پر مجبور کر دیں گے, اور جو ان کے یہ عزائم ہیں ان کو خاک میں ملا دیں گے. اور یہ کومنٹس ان کی طرف سے دیے جاتے ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ ایران ان ٹرمز پر آنے کے لیے قطعاً بھی تیار نہیں ہے کہ جو ان کے مطابق امریکہ جو ہے وہ ڈکٹیٹ کرنا چاہ رہا ہے. اب اس میں I'll just try کہ میں فوری طور پر آپ کو وہ سنوا دوں بیان ڈونلڈ ٹرمپ کا, جس میں وہ اپنی ری سٹاک کرنے کی بات کر رہے ہیں, کہ جس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے دوبارہ سے اپنے اسلحہ جو ہے وہ جمع کر لیا ہے. بٹ آئی تھنک کہ آئی ہیو مس پلیسڈ دیٹ. چلیں وہ ہم کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے اس کے حوالے سے, لیکن خاص طور پر بات کریں گے کہ روس نے بڑی ہی اہم چال چلی ہے ایران کی مدد کے لیے. جو روس نے عین وقت, وہ وقت جب سیز فائر ایکسپائر ہونے والا ہے, جو روس نے کیا ہے وہ کیا ہے, اس کے اوپر بات کریں گے آنے والی ویڈیو میں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.